अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। क्लास 9 मैथ का लेक्चर है 12, जिसमें हम रिव्यू एक्सरसाइज 4 के क्वेश्चन नंबर 3 से लेके 5 तक सॉल्व करेंगे। ये लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का। अगर आप लोगों को डायरेक्ट कोई क्वेश्चन चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में टाइम कोड्स मौजूद हैं, आप लोग डायरेक्ट भी देख सकते हो। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3। अगर इस चैप्टर में आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन में मसला हो, समझ ना आई हो तो बता देना है, मैं वो क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर दूंगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें हमने फाइंड करना है एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ का मैंने आप लोगों को रियल लाइफ एग्जांपल की मदद से डिटेल में कंसेप्ट समझा दिया था। तो सबसे पहले इसका पार्ट 1 देख लेते हैं। 4x³ प्लस 12x स्क्वायर। सेकंड वैल्यू है हमारे पास 8x स्क्वायर प्लस 16x। सबसे पहले आप लोगों ने करना क्या है, फैक्टराइजेशन का रूल 1 देखना है कि इनमें से कॉमन क्या चीज़ आ रही है। आपने फर्स्ट वैल्यू पकड़ी, वो हमारे पास थी 4x³ प्लस 12x स्क्वायर। यहाँ पे x की डिग्री 2 है और यहाँ पे x की डिग्री 3 है, तो सबसे छोटी डिग्री कौन सी है हमारे पास, 2। कॉमन ले ली। क्या 4 के टेबल में 12 आता है? आता है। 4 भी कॉमन ले लिया। अंदर बचा x प्लस 3। इसी तरह सेकंड वैल्यू लेनी है आप लोगों ने। इसमें से भी x और 8 कॉमन आ रहा है, ले लिया कॉमन। अंदर क्या रह गया, x प्लस 2। अब मैंने 4x स्क्वायर और 8x को तोड़ के लिख दिया है। 2 2s are 4, 2 2s are 4, 4 2s are 8 और साथ x 1 टाइम था तो 1 टाइम लिखा है। ऊपर x स्क्वायर 2 टाइम था, 2 टाइम लिख दिया है। अब सबसे पहले हम HCF निकालेंगे, जिसमें हम सिर्फ कॉमन निकालते हैं इसमें से। तो देखो ज़रा कि इसमें से कॉमन क्या चीज़ आ रही है। एक तो मेरे पास 2 आ रहा है, ये भी आ रहा है कॉमन, x भी कॉमन आ रहा है। तो मेरे पास यहाँ से कॉमन निकलेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई x, और यही मेरे पास इसका होगा HCF। 2 2s are 4 और साथ आ जाएगा x। लेकिन एलसीएम हमारे पास होता है कॉमन मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर्स, ऐसे ही है ना। तो यहाँ पे ज़रा गौर करो कि कॉमन अभी निकाल के हटे हैं, 4x आ रहा था, मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर्स। नॉन कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं हमारे पास, एक तो मेरे पास है ये x पड़ा हुआ है, ये 2 है, x प्लस 3 x प्लस 2। इन सब को इकट्ठा करके लिख लेना है आप लोगों ने। मैंने लिखा है यहाँ पे 2x इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 4 2s are 8, x मल्टीप्लाई होके आ जाएगा x स्क्वायर, और यही मेरे पास इसका एलसीएम होगा। समझ आई? ये बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है। नेक्स्ट है इसी का पार्ट 2। इसमें भी हमारे पास दो एक्सप्रेशंस हैं, 1 बाय 1 करेंगे सॉल्व। सबसे पहला एक्सप्रेशन हमारे पास है x³ प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x। फैक्टराइजेशन का फर्स्ट रूल, कॉमन आ रहा है इसमें से, x कॉमन ले लिया, अंदर क्या रहेगा x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4। अब हमें ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने से माइनस का 4 बने, प्लस माइनस करने से प्लस का 3 बने। अगर मैं प्लस का 4 और माइनस का 1 मल्टीप्लाई करवाऊँ, माइनस 4 बन जाएगा। प्लस के 4 में से माइनस 1 करूँ, बड़ी वैल्यू प्लस है तो साइन प्लस का ही आएगा ना। मैंने दो नंबर्स लिए 4 और जिसके साथ कुछ ना हो तो 1 तो होता है। आप लोगों को नहीं समझ आई तो 1 लिख सकते हो। फर्स्ट दोनों में से कॉमन क्या चीज़ आ रही है, x कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा x प्लस 4। इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, कुछ नहीं आ रहा तो आप लोगों ने 1 ले लेना है।
साथ -1 लेना है। अब इन क्वेश्चनों में किस तरह चेक करते हैं कि हमने सही फैक्टराइज किया है, सही फैक्टर्स ढूंढे हैं। ये देखो यहाँ पे ये x+4 है और ये भी x+4 है, साइन और वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो एक दफ़ा बाहर वाली वैल्यू लिख ली, एक दफ़ा अंदर वाली लिख ली। ये मैंने फर्स्ट एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर दी है। इसके बाद है मेरे पास सेकंड एक्सप्रेशन x² - 4x + 3। अब हमें ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने से 3 मिले, प्लस माइनस करने से मिडल टर्म माइनस का 4 मिले। अगर मैं यहाँ पे ले लूँ -3 - 1, मल्टीप्लाई में माइनस माइनस के साथ कट जाता है ना, -3 - 1, माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का ही रहेगा, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो -4 भी आ गया। तो ये मेरे पास इसके राइट फैक्टर्स होंगे। समझ आइए। तो मैंने लिख दिया इन दोनों में से कॉमन क्या चीज़ आ रही है, x, अंदर क्या रह गया x -3। इन दोनों में से कुछ नहीं आ रहा तो मैंने -1 ले लिया। अंदर क्या रह गया, जब माइनस लिया है तो साइन चेंज हो जाएगा। एक दफ़ा आप लोगों ने बाहर वाली वैल्यू लिख देनी है और एक दफ़ा अंदर वाली। उसके बाद दोनों एक्सप्रेशन को ऊपर नीचे लिख लेना है, इसके इक्वल, फर्स्ट एक्सप्रेशन के इक्वल फैक्टराइज करने के बाद यही आंसर आया था ना, इसको लिखा है। सेकंड वाले को ये आया था, उसका आंसर ये लिख दिया। तो सबसे पहले इनमें से देखो कॉमन क्या चीज़ आ रही है, x -1 कॉमन आ रहा है, वही मेरे पास इसका HCF होगा। लेकिन LCM हमारे पास होता है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर्स, ऐसे ही है ना। कॉमन लिखे हैं जो अभी निकाल के हटे थे, x -1, नॉन कॉमन में हमारे पास क्या बच जाएगा देख लेते हैं एक दफ़ा। एक तो मेरे पास ये x, यहाँ से x+4, ये x -3, और साथ कॉमन में हमारे पास है x -1। इन सब को आप लोगों ने इकट्ठा लिख देना, मीन्स के मल्टीप्लाई किया है तो सब इकट्ठे आ गए। यही मेरे पास इसका राइट आंसर होगा। समझ आइए। नेक्स्ट है इसी का पार्ट 3। इसमें भी हमारे पास दो एक्सप्रेशंस हैं, 1 बाय 1 फैक्टराइज करेंगे। तो सबसे पहले मैंने ले लिया है एक्सप्रेशन x² + 8x + 16। कॉमन तो नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। फिर हमें ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने से 16 बने और प्लस माइनस करने से 8 बने। अगर मैं 4 को 4 से ही मल्टीप्लाई करवा दूँ, 4 4s are 16, 4 को +4 में ऐड करवा दूँ, प्लस का 8 भी मिल जाएगा। समझ आइए। तो ये मैंने दो फैक्टर्स ले लिए हैं। अब इन दोनों में से फर्स्ट वैल्यू में से, फर्स्ट दो टर्म में से कॉमन क्या चीज़ आ रही है, x, अंदर क्या रह गया x+4। लास्ट वाले दोनों में से कॉमन क्या चीज़ आ रही थी, 4, क्योंकि 16 हमारे पास अगर देखा जाए तो 4 के टेबल पे आता है 16। 4 ले लिया, एक दफ़ा बाहर वाली वैल्यू, एक दफ़ा अंदर वाली वैल्यू लिख ली। अब सेकंड वैल्यू जो मेरे पास एक्सप्रेशन था वो था x² - 16। ज़रा गौर करो तो ये हमारे पास फार्मूला नहीं बन रहा, a² - b²। x² को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, x का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। तो ये मेरे पास फार्मूला बन गया है a² - b²। इसके इक्वल होता है a + b × a - b। एक दफ़ा प्लस में लिख ली वैल्यू, एक दफ़ा माइनस में लिख ली। अब सेम वही काम, एक्सप्रेशन के बराबर उनके जो हमने फैक्टराइज करके आंसर निकाले थे वो लिखने हैं। फर्स्ट का लिखा है x+4, सेकंड का लिखा है x+4 × x - 4। अब यहाँ से देखना है कॉमन क्या चीज़ आ रही है। तो ज़रा गौर करो तो मेरे पास यहाँ से कॉमन आ रहा है x+4 और यही मेरे पास इसका HCF होगा। नेक्स्ट हमारे पास हमने फाइंड करना है इसका LCM। तो LCM का फार्मूला होता है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर्स।
ये n डॉट सी डॉट एफ, इसका मतलब है n स्टैंड फॉर नॉन, सी कॉमन, एफ फैक्टर्स। तो नॉन कॉमन फैक्टर्स मेरे पास कौन कौन से थे? एक x माइनस फोर, एक x प्लस फोर, साथ आ जाएगा कॉमन में x प्लस फोर। अब x प्लस फोर 2 टाइम्स आ गया है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ जिस तरह हम लिखते हैं a मल्टीप्लाई a, क्या होता है a स्क्वायर। समझ आइए? तो ये मेरे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है इसी का पार्ट 4, इसमें भी हमारे पास दो एक्सप्रेशंस हैं। फर्स्ट एक्सप्रेशन लिखा है एक्स क्यू माइनस 9x। फर्स्ट देखो कि इसमें से कॉमन क्या चीज़ आ रही है। इसकी डिग्री 1 है तो सबसे छोटी डिग्री कॉमन लेते हैं, x कॉमन ले लिया, अंदर क्या रह गया एक्स स्क्वायर माइनस 9। ये भी मेरे पास फार्मूला बन रहा है, माइनस होना चाहिए फर्स्ट और लास्ट वाली वैल्यूज़ का स्क्वायर बनना चाहिए। तो मैं 9 को लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर, लिखा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसके बाद मैंने सेकंड एक्सप्रेशन पकड़ा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। इनमें से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो हम देखेंगे ऐसे दो फैक्टर्स ढूंढेंगे जिनको मल्टीप्लाई करने से तो -6 मिले। और प्लस माइनस करने से -1। अब इसके साथ कुछ नहीं है तो 1 होता है साथ। सोचो -3 मल्टीप्लाई 2, 2 3 जार 6, माइनस है तो साथ माइनस आ गया। -3 प्लस 2, -1 ही आएगा ना, बड़ी वैल्यू के साथ साइन कौन सा है माइनस का, एक दफ़ा। अब इन दोनों में से देखो कि हमारे पास, मैं इसको रेज कर देता हूँ, इन दोनों टर्म में से कॉमन क्या चीज़ आ रही है x, अंदर क्या रहेगा x माइनस 3, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है प्लस का 2, अंदर क्या रहेगा x माइनस 3। एक दफ़ा बाहर वाली वैल्यू, एक दफ़ा अंदर वाली वैल्यू। समझ आइए? उसके बाद एक दफ़ा आप लोगों ने दोबारा एक्सप्रेशंस लिखने हैं, ऊपर नीचे लिख लेना, आसानी रहेगी कॉमन और नॉन कॉमन ढूंढने में। उसके बाद जो इसको फैक्टराइज करने के बाद आंसर निकले हैं वो लिख लीजिए। समझ आइए? अब इनमें से ढूंढो कॉमन क्या चीज़ आ रही है। x माइनस 3 मेरे पास आ रहा है कॉमन, तो यही मेरे पास इसका HCF होगा। समझ आइए? और नॉन कॉमन फैक्टर में मेरे पास होंगे x, x प्लस 3, x प्लस 2। ये मेरे पास आ गया नॉन कॉमन में, और कॉमन में मेरे पास था x माइनस 3। लेकिन यहाँ पे ज़रा गौर करो तो x माइनस 3, x प्लस 3 पड़ा हुआ ना मेरे पास। अब ये फार्मूला कौन सा है? मीन्स के a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये किसके इक्वल होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो लास्ट वाले दोनों पे मैंने फार्मूला लगा के बंद कर दिया इसको x स्क्वायर माइनस 9, क्योंकि 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, और यही मेरे पास इसका राइट आंसर होगा। समझ आई? ये बिल्कुल आसान से क्वेश्चन थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन एंड डिवीजन मेथड ऑफ द एक्सप्रेशन। हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है, दो मेथड्स हैं, एक फैक्टराइजेशन की मदद से, दूसरा डिवीजन मेथड की मदद से। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे फाइंड करूँगा बाय फैक्टराइजेशन से। अब फर्स्ट और लास्ट पे ज़रा गौर करो, ये किस किस का स्क्वायर बन रहे हैं। 16x की 4 को मैं लिख सकता हूँ 4x स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि 4 का स्क्वायर मेरे पास क्या होता है 16, और लास्ट 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है, तो इसको सिंपल लिख सकते हैं प्लस 2ab। अलजेब्रिक फार्मूला बेसिक सा है, a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अगर ओपन करें तो यही होता है ना। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ये मेरे पास है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस
बी स्केयर। अब ये किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी होल स्केयर के, ऐसे ही है ना। तो उसी फॉर्म में मैंने इसको बंद किया वैल्यू को। उसने स्केयर रूट कहा था, तो यहाँ पे आप लोगों लिख भी सकते हो बाय टेकिंग स्केयर रूट। तो जब स्केयर रूट लोगे तो स्केयर स्केयर रूट के साथ कट गया, साथ प्लस माइनस आता है। प्लस माइनस का मैंने आप लोगों को डिटेल से समझा दिया था क्यों आता है। और यही मेरे पास बाय फैक्टराइजेशन इसका स्क्वायर रूट का आंसर होगा। आंसर सेम निकलेंगे, बाय डिवीजन मेथड से भी निकलेगा, लेकिन आंसर सेम होंगे, मेथड मुख्तलिफ होगा। डिवीजन मेथड में आप लोगों ने क्या करना है, फर्स्ट टर्म पे ज़रा गौर करो। मेरे पास है 16x की 4, मुझे एक ऐसा नंबर चाहिए जिसको मैं उसी से मल्टीप्लाई करवा दूं, मतलब 2 टाइम वो नंबर मल्टीप्लाई होगा। तो मेरे पास चाहिए, मुझे चाहिए 16x की 4 बन जाए। तो ज़रा गौर करो कि मैं अगर 4x स्क्वायर को मैं मल्टीप्लाई करवा दूं 4x स्क्वायर के साथ, 4 4 ज़ार 16, एक्स स्क्वायर जब एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये एक्स की 4 बन जाएगा, ऐसा ही है ना। आप लोगों ने करना क्या है, इन क्वेश्चनों में स्टूडेंट को ज़्यादा मसला होता है, ये कोशिश है कि मैं आप लोगों को जितना आसानी के साथ समझा सकता हूँ समझाऊँ। एक दफ़ा आप लोगों ने क्वेश्चन में लिख लेना है, एक दफ़ा डिवाइज़र में लिख लेना है। और मुझे मिल गया यहाँ पे 16x की 4। अब सबट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस माइनस कट गया। अब उसके बाद नीचे उतार लेना है आप लोगों ने 8x स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पे थोड़ा सा गौर करना है आप लोगों ने, जो मेरे पास क्वेश्चन में वैल्यू है इसी को आप लोगों ने 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। 2 4 ज़ार 8, एक्स स्क्वायर आ गया। अब मुझे यहाँ पे 8x स्क्वायर ही चाहिए, मतलब कि मैं इसको किस चीज़ से मल्टीप्लाई करूँ। मैं इसको अगर 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे मिल जाएगा ना 8x स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे असूल ये होता है कि जिस चीज़ से मल्टीप्लाई किया है यहाँ +1 था, जिसके साथ साइन ना हो प्लस होता है, उसी को आप लोगों ने ऐड या सबट्रैक्ट भी करवाना होता है। मीन्स कि अगर मैं यहाँ पे माइनस चाहिए था तो मैं माइनस से करता, तो मैंने यहाँ पे माइनस करना था उसको, समझ आइए। अगर तो जिस नंबर से आप लोगों ने मल्टीप्लाई करवाना है, सुन लो दोबारा, उसी को आप लोगों ने ऊपर एक्सप्रेशन में भी ऐड करना है, समझ आ गई है। तो 1 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरे पास मुकम्मल ही आ जाएगी वैल्यू। ये भी रेज कर देता हूँ, समझाने के लिए लिखा था। अब इसके नीचे लिख लेते हैं 8x स्क्वायर प्लस 1, सबट्रैक्ट करवाओगे तो साइन चेंज, ये प्लस माइनस सेम वैल्यूज़ कट गई, प्लस माइनस सेम वैल्यूज़ कट गई, समझ आई है। और जो मेरे पास क्वेश्चन में होगा, क्वेश्चन में वैल्यू होगी, वही मेरे पास इसका स्क्वायर रूट आएगा, समझ आइए। तो आप लोगों ने सिंपल लिख देना यहाँ प्लस माइनस 4x स्क्वायर प्लस 1। तो यही मेरे पास था ना क्वेश्चन में, 4x स्क्वायर प्लस 1। अब मैंने कहा था ना आप लोगों के आंसर सेम होंगे, मेथड मुख्तलिफ होगा। सेम आंसर है दोनों के, लेकिन मेथड मुख्तलिफ है, समझ आइए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। Huria is analyzing the total cost of our loan modulated by the expression C of x उसने दी है, where x represents the number of years, x यहाँ पे represent कर रहा है number of years, what is the optimal repayment period for Huria loan। तो हमने optimal repayment period बताना है कि कौन सा उसके लिए बेहतरीन है। सबसे पहले
ये इसी टाइप के क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज 4.4 में भी किए थे, सेम उसी टाइप का ये क्वेश्चन है। आप लोगों ने सबसे पहले एक्सप्रेशन लिखा है, अब इसको हमने फैक्टराइज करना है। फर्स्ट और लास्ट इन दोनों को सबसे पहले मल्टीप्लाई करवाते हैं। हमें चाहिए ऐसे दो नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करने से 15 बने और प्लस माइनस करने से मिडिल टर्म -8 मिले। तो अगर मैं यहाँ पे -5 -3 मल्टीप्लाई में माइनस माइनस के साथ कट जाएगा, 5 3 ज़ार 15, ये उठा के ऐड कर दूँ, वहाँ पे माइनस ही रहेगा सर साइन। मैंने 5 और 3 लिए हैं, समझ आइए। अब इन दोनों में से कॉमन क्या चीज़ आ रही है, x, अंदर के रहेंगे x -5। इन दोनों में से कॉमन क्या चीज़ आ रही थी, 3 -3। जब माइनस लेते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, एक दफ़ा बाहर वाली वैल्यू, एक दफ़ा अंदर वाली वैल्यू। अब सेम आप लोगों ने रीपेमेंट पीरियड निकालना है, तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, कुछ भी लिख सकते हो, सही है। उसमें आप लोगों ने c(x) को = 0 रखना है। ये जो हमारे पास दो फैक्टर्स इसको एक्सप्रेशन को सोल्व करने के बाद निकली है वैल्यूज़, इसको आप लोगों ने 1 by 1 0 रखना है। सबसे पहले मैंने 0 रखा है, x -3 को माइनस था, दूसरी तरफ जाके प्लस हो गया है। ये x -5 है, दूसरी तरफ जाके प्लस का 5। अब उसके हुरिया के ऑप्टिमल रीपेमेंट पीरियड निकले हैं 3 ईयर्स, क्योंकि x रिप्रेजेंट कर रहा था ईयर्स को। मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ, ऑप्टिमल रीपेमेंट पीरियड इज 3 ईयर्स 5 ईयर्स। और इसी के साथ ये चैप्टर भी ख़त्म। मेरी कोशिश थी कि मैं आप लोगों को जितना आसान या रियल लाइफ एग्जाम्पल की मदद से समझाने की कोशिश करूं, ताकि आप लोगों को समझ आ सके। और बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन होता है कि मैथ का इस्तेमाल कहाँ पे है। मेरी कोशिश थी कि मैं आप लोगों को रियल लाइफ एग्जाम्पल की मदद से समझाऊं। हर एक चीज़ को मैंने जितना सिंपल कर सकता था मैंने किया है। अगर आप लोगों को फिर भी किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना है, मैं वो क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर दूंगा। बाकी अल्लाह ताला आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करे, आसानियाँ बांटिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।